प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उनकी क्या बीजीय विधियां हैं, उनको हम लोगों ने सीखा था, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि। इन 3 विधियों का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग रैखिक समीकरणों को ग्राफ से कैसे बनाते हैं। पहले तो उनका सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, आलेख कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, तो उनका ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको सीख लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक समीकरण है 3x + 4y = 12। अब ये 3x + 4y = 12 एक समीकरण है और हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो इसकी बहुत आसान सी विधि एक आपको सिखा देते हैं। पूरे समीकरण को हम, जो इसमें अचर पद है, इस पूरे समीकरण को इस अचर पद से भाग कर देते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना, कभी अचर पद आपको बाईं तरफ मिल जाए, यदि यही समीकरण आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता तो हम क्या करते हैं, इस 12 को दूसरी तरफ ले जाते, 3x + 4y = 12 कर देते और इस पूरे इक्वेशन को इस 12 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे हमें चूँकि ऐसे डायरेक्ट मिल गया है तो हम इसको सीधे सीधे डिवाइड करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 12 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 12। तो यहाँ पे 3 × 4 = 12, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y/4 3 × 12 और यहाँ पे 12/12 दैट इज़ 1। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो 1 आ रही है। इस मेथड से जब कभी भी हम ग्राफ बनाएंगे तो राइट साइड में हमेशा 1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 हमें मिल गया तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप उस ग्राफ पेपर पर ही इसको ट्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम यहाँ पर इस तरीके से रफली बना देते हैं। आप फेयर बिल्कुल ग्राफ पे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, 0 है, फिर 1 2 3 4 5, उसमें जो डार्क लाइन होती है 1 सेंटीमीटर, उन्हीं पे आपको मार्क कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेफ़्ट साइड में आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। वाई एक्स पे ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 एंड 4, और नीचे आएंगे वाई एक्स पे तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से छोटे क्लासेस में ये हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए क्या करते हैं इसको ग्राफ बनाने के लिए। तो x के अपान में कौन सा नंबर है यहाँ पे, 4, तो हम x एक्सिस पे वही नंबर सर्च कर लेंगे। यहाँ पे 4 प्लस का है तो प्लस ले लेंगे, कभी माइनस का होगा तो माइनस डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे y के अपान में क्या लिखा हुआ है, y के अपान में 3 है तो ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ का भी निगेटिव हो तो आप निगेटिव साइन इस नंबर के साथ ले लेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ग्राफ बनाते समय हमेशा ध्यान इस बात का रखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने यहाँ पे 0.4 लिखा है, जैसे ये लिखा है 0 1 2 3 4, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, ये 4 जब लेते तो इसी को ऐसे डार्क कर देते हैं। तो कभी भी आपको ये डार्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको, जैसे 4 है तो इसको खोखला बनाना है, इसे हॉलो, ताकि आपको ये पॉइंट दिखाई पड़ता रहे जहाँ से आपको ज्वाइन करना है। फिर स्केल से आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से ये हमारी जो लाइन बन जाएगी, यही हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। 3x + 4y = 12, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हो गया। तो देखिए आप कितना आसान है, कितनी सरल तरीके से हम लोग किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये एक मेथड है जो कि बहुत इजी है। इसी ग्राफ को हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, या यूँ कहें कि कई बार हमें ऐसे टर्म मिल जाते हैं जिसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, 0 होता है, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, तब तो ये मेथड उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड। और ये सेकंड मेथड इसलिए भी ज़रूरी है सीखना क्योंकि जब कभी ग्राफ हमारा इस तरीके का होगा, जैसे सपोज करिए 2x - 3y = 0 है। अब जब ये मिल जाएगा तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी इक्वेशन को। तो जब 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो फिर ग्राफ कैसे बनाएं, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं -3y = 2x प्लस का है
राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और y इज इक्वल टू 2x/3 कर लेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग, इस टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर लेने पड़ेंगे आपको। आप 2 से ज़्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट आपको जरूर लेने हैं। तो जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, हम लोग चाहें तो यहाँ पे y की वैल्यू लिख भी सकते हैं और लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ फाइंड की है, 2x/3। अब देखिए जब 2x/3 ली तो पहली वैल्यू तो हम ऐसे कंडीशन में 0 ले लेते हैं, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, हमें इसी में 0 रख देना है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिखा है 2x/3। 2x/3 का मतलब होता है 2/3 इंटू x, यानी इस पूरे नंबर को हमें 2 से x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ x की जगह 0 ले रहे हैं तो हम यहाँ x की जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे और 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर हमारा फिर से 0 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमारी 0 0 निकल आई। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरी वैल्यू के लिए बहुत ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ अपान में हमारे पास क्या नंबर लिखा है। तो अपान में हमारे पास यहाँ 3 है, तो 3 है तो हमें 3 के मल्टीपल लेने हैं इसमें, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 3 के मल्टीपल। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 0 +-3 +-6 +-9 +-12 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हैं जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वही 3 के मल्टीपल हो गए। तो यहाँ पर हमने 0 तो ले ही लिया था। अब दूसरा नंबर हम +3 ले सकते हैं या -3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम +3 ले लेते हैं x की जगह पे +3। तो जब 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अब 3 रिप्लेस करना पड़े, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 2। तो ये 2 पॉइंट हमने ले लिए और इन दोनों से अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए फिर वही टेक्निक लगाएंगे। यहाँ पे एक हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप x एक्सिस यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर y एक्सिस लिख लेंगे और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। जो डार्क थोड़ी सी लाइनें होती हैं उनको 1 2 3 4 या जैसा भी स्केल हम सपोज करते हैं और वो स्केल हम वहाँ पे लिखते हैं। जो भी स्केल सपोज किया जाता है उस स्केल को हम यहाँ राइट साइड में कॉर्नर पे लिख भी देते हैं। जैसे इसमें हमने 1 सपोज किया है तो हम यहाँ लिख देंगे पैमाना या स्केल करके लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1। कभी कभी यहाँ 10 20 30 लिखा जाता है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10। कभी 100 200 300 लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100। इस तरीके से भी लिखना चाहिए हम लोगों को। स्केल लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्केल से हमें ये जानकारी होती है कि हमने कितना सपोज किया है। अब यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y की वैल्यू भी 0 यहाँ होती है। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा हो गया ऑरिजिन। तो हमें इस ऑरिजिन को ले लेना है और हमने बताया था डार्क नहीं करना है तो डार्क नहीं करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या लेनी, x पे 3, तो x पे 3 प्लस का 3 है तो यहाँ चले जाते हैं 1 2 3, ये पॉइंट हमें मिल गया। और y पे 2 प्लस का है तो यहाँ 1 2 ये हो गया। तो आप देखिए जब ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो इस तरीके से उसमें लाइनें खींची रहेंगी पहले से इस तरीके से। तो x पे 3 था और y पे 2 था, तो ये 3 और 2 वाली लाइन कहाँ मिल रही है, जहाँ पे मिलेंगे वही पॉइंट हमारा हो जाएगा 3, 2, यानी x 3 एंड y 2। यहाँ से आप देखिए अगर x पे आएंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ से y पे जाएंगे तो 2 मिल जाएगा। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए और इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। तो ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी और ये जो लाइन बनी है यही लाइन हमारी है 2x - 3। आइए पहले क्वेश्चन को जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसका भी ग्राफ सेकंड मेथड से बना लेते हैं। फिर भी मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि जब कभी भी आपको इस टाइप के इक्वेशन मिले जिसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद हो, उसमें आप कोशिश करें कि इसी मेथड से बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है। तो इससे बनाने में हमें जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता और कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, तो कहीं भी गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। और अब इसी क्वेश्चन को जो हमने पहले में ग्राफ बनाया था उसी को यहाँ दोबारा सेकंड मेथड से बनाते हैं। तो सेकंड मेथड से बनाने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे 4y को रोक लेना है, 12 है, प्लस का 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और y = 12 - 3x, ये 4 अपान में चला जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में
जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही कि एट लीस्ट कितने पॉइंट देने, 2 पॉइंट मस्ट बी टेकन। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, पहले वाले में x लिखते हैं, दूसरे वाले में जो भी y की वैल्यू हमने फाइंड की है वो पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखिए हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जिसको रिप्लेस करने से ये जो टर्म बचेगा सॉल्व करने के बाद में वो 4 से डिविजिबल हो जाए, इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए y की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे है 12 - 3x/4। तो अब y की जगह x की जगह क्या रिप्लेस करें, तो 3x का मतलब होता है 3 × x। तो x की जगह अगर हम 0 रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, और जब ये 0 हो जाएगा यहाँ पर तो 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सोच के ऐसा नंबर लेना है जिसको रिप्लेस करने पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर या डिवाइड ना हो रहा हो तो इस तरीके से डिवाइड हो कि डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आ जाए। ऐसा ना हो कि आप डिवाइड करें और डेसिमल के सेकंड थर्ड प्लेस तक आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको बनाने में दिक्कत पैदा करेगा और फिर एग्जैक्ट आपका ग्राफ नहीं बनेगा, जिससे आपका सल्यूशन भी सही नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग पहले 0 ले लेते हैं। तो x की जगह यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 12 - 0 12, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब एक वैल्यू तो हमने रिप्लेस कर ली, दूसरी वैल्यू भी हमें यहाँ रखनी है। अब दूसरी वैल्यू कौन सी लें हम, तो दूसरी वैल्यू भी सोच लेते हैं क्या लें। तो अगर x की जगह हम यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 × 1 = 3, और 12 - 3 करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4 2 = 8, और यहाँ बचेगा 1, फिर 4 2 = 8 4 5 = 8। तो ये डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जा रहा है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ना जाए। ऐसा कोई नंबर अगर पॉसिबल हो, पहली बात तो यही कोशिश करें कि ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट इंटीजर आ जाए। नहीं इंटीजर आता तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रोकने की ज़रूर कोशिश करें। अगर अपरिहार्य है तो फिर कुछ केसेस में अगर आता है तो फिर उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, लेकिन एज़ पॉसिबल आप लोग उसको ना ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x की जगह 2 रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 3 × 2 कर देते हैं तो 12, 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 4, और 12 - 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 × 6 हो जाएगा, 3/2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो देखिए यहाँ डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आ रहा है, तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आने में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ले सकते हैं। और अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ वही तरीका अपनाएंगे। आपके पास ग्राफ पेपर की कॉपी होगी, आप उस कॉपी पे बनाएंगे। हमारे पास कॉपी नहीं है, बोर्ड है, तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन टेक्निक बिल्कुल आपको सेम लगानी है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इधर ले लेंगे -1 -2। हम अंदाज़न ले रहे हैं, आप बिल्कुल आपके पास तो लाइन खींची होगी ग्राफ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस पर तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पहले से ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होंगी, तो वो 1 सेंटीमीटर पे ही ड्रॉ रहती हैं, और उनके बीच में भी महीन महीन बहुत सी लाइनें खींची रहती हैं। तो जो महीन वाली लाइनें खींची रहती हैं इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे महीन से, वो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं। जैसे कभी पॉइंट पे यहाँ 5 मिल रहा तो हम बाद में 5 लाइन्स काउंट कर लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए x की वैल्यू 0 यहाँ पे मिलेगी, और y की वैल्यू कितनी 3, तो 0 से 3 की हो जाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू 0 पहले ले ली और फिर y की तरफ चलेगा कितना 3, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 2, तो 2 वैल्यू x की यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 1.5। तो हमने बताया तभी कि यहाँ पे आपके पास ग्राफ में इस तरह की लाइनें खींची रहती हैं, तो हमारे पास चूँकि ग्राफ नहीं है, यहाँ लाइनें नहीं हैं दिखाई पड़ रही हैं आपको, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर x की वैल्यू 2 ले ली, अब y की लेंगे 1.5, तो 1 तो ये हो गया, और 0.5 लेना है, तो 0.5 के लिए क्या करेंगे, इस 1 के बाद में जो महीन महीन लाइनें खींची रहती है इस तरीके से, वो 5 लाइन काउंट कर लेंगे आप, और जहाँ पे 5th लाइन आपको मिलेगी उस लाइन पे जो ये 5th लाइन जो इस तरीके से जा रही है, ये हो जाएगा आपका 1.5, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही लाइन आपकी हो जाएगी 2, 1.5, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है,
ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, और ज्वाइन करके अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया 3x + 4y = 12। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो जो पहले ग्राफ हमने बनाया था और इस ग्राफ को देखिए, मेथड तो अलग अलग ऑप्ट किए लेकिन रिज़ल्ट दोनों सेम है। कैसे सेम है? देखो, ये कहाँ से जा रहा था y एक्सिस पे, देखिए 3 से, देखो ये भी यहाँ 3 से जा रहा है, और x एक्सिस पे कहाँ से जा रहा था? 4 से, तो देखो यहाँ x एक्सिस 4 से जा रहा है। तो किसी भी मेथड से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अल्टीमेटली वो उन्हीं पॉइंट से पास करेगा जहाँ से पास करता था। तो ये तो टेक्निक हो गई ग्राफ खींचने की। अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ये तो हमने एक इक्वेशन लेके दिया था, अगर दो इक्वेशन है तो हम उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ तो इसी तरीके से बनाएंगे जैसे बनाए थे। तो ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद उसके सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ के द्वारा हल। तो अगर हमारे पास दो चर वाले दो समीकरण हैं और हमें उसका ग्राफ के द्वारा हल कर देखना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों के ग्राफ बना लेंगे। अभी जो हम लोगों ने पिछले विधि पढ़ी हैं दो ग्राफ बनाने के, उन विधि में से किसी एक विधि का चयन करके उसका ग्राफ पहले बना लेंगे, और जब ग्राफ बन जाएंगे तो फिर ग्राफ को देखेंगे कि वो ग्राफ कैसे बने हैं। तो उसमें बेसिकली हमको 3 प्रकार के ग्राफ मिलते हैं। जैसे पहले तो कभी कभी ऐसी लाइंस मिल जाती हैं, जैसे हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास 2 लाइन मिल गई इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन ये बन गई और दूसरी लाइन ये बन गई। अब ये दोनों लाइनें कैसी हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो जब इस तरीके से लाइन क्रॉस करती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इनका हल होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो जब निकलते हैं तो उसमें x की केवल एक वैल्यू मिलती है और y की भी केवल एक वैल्यू मिलती है। तो जब कभी भी हमारे पास x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिल जाए तो ऐसे जो हल होंगे उनको हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, केवल एक, ओनली वन। अब इसका ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ से जो लाइन इस तरीके से x एक्सिस पे आ रही होगी, यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पर x की जो भी वैल्यू लिखी होगी वही हमारा x का मान हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे x का 4 लिखा है तो ये x = 4 हो जाएगा। और यहीं से हम कहाँ चले जाएंगे? y एक्सिस पे चले जाएंगे, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। सपोज कर ले y है तो यहाँ पे y 3 सपोज कर लेते हैं तो यहाँ 3 हो गया। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू है। जो भी यहाँ लिखा होगा, ये 4 हमने लिख दिया, इसका मतलब 4 हमेशा नहीं होगा, आपके जिस केस में जो आएगी वो वैल्यू होगी। यहाँ कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, जो नंबर होगा वही नंबर हमारा x का मान हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो y का मान हो जाएगा। तो ये हमें x का एक मान मिल गया, एक y का मान मिल गया, अर्थात हमारे कैसे हल हो गए? अद्वितीय हल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ग्राफ देख करके भी ये बता सकते हैं कि हमारा जो समीकरण दे रखे हैं, जो ग्राफ दे रखा है, ये कैसा सॉल्यूशन दे रहा है। यहाँ पर ये अद्वितीय हल दे रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कि जब कभी भी हम लोग के पास 2 इक्वेशन होते हैं और उन इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ सपोज करिए हमने बनाया, तो एक ग्राफ हमने इस तरीके से बना दिया, ये ग्राफ बन गया, पहला ग्राफ हमने बना दिया, बन गया इस तरीके से। और दूसरा ग्राफ जब बनाया तो क्या हुआ? जो पॉइंट हमने निकाले वो इसी लाइन पे, कहीं एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, और फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो यही ग्राफ फिर हमें मिल गया। अब देखिए मज़े की बात, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन तो 2 थे लेकिन ग्राफ हमको कितना मिला? केवल एक। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती कि हमारे पास इक्वेशन 2 हैं लेकिन ग्राफ हमको एक ही मिल रहा है, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब ये कोइंसिडेंट लाइन जब मिलती हैं तो हमारे जो इक्वेशन होते हैं उनके जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है, अगर हम सपोज करिए ग्राफ बना रहे हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन हैं और हमने पहला ग्राफ बनाया वो इस तरीके से बन गया और दूसरा ग्राफ बनाया वो इस तरीके से बन गया।
अब देखने से ही ये मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स समांतर रेखाएं हैं, समांतर पैरेलल लाइंस हैं। अब जो समांतर रेखाएं होती हैं तो ऐसी रेखाएं, चूँकि समांतर रेखाएं किसी एक तल में आपस में प्रच्छेद नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तो ऐसी रेखाओं के द्वारा हमें कभी भी कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। यानी यदि हमें ग्राफ बनाने के बाद में दो रेखाएं ऐसी मिल जाएं जो आपस में समांतर हैं, तो हम कहेंगे इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। अब ये कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपके पास ग्राफ बने होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इसके हल कैसे हैं, किस प्रकार के हल होंगे। तो आप यहाँ से देखकर भी बता सकते हैं किस प्रकार के हल होंगे। एक बात यहाँ और बताने लायक ये है कि जब कभी भी किसी निकाय के हल होते हैं, हल होने का मतलब है यानी उसका अद्वितीय हल है या अनंत हल है, ये दोनों कंडीशन होती है। इन दोनों कंडीशन में तो ऐसे समीकरण निकाय जो होता है, ऐसे जो समीकरण दिए होते हैं, समीकरण निकाय, जो समीकरण दिया होता है उस निकाय को, उन समीकरण युग्म को हम कहते हैं संगत निकाय, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और जो कोई हल नहीं होता है, ये कंडीशन आ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं असंगत निकाय, असंगत निकाय अर्थात इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये इतनी बात हमको अच्छे से सीख लेनी है। अब हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीख लिया और यहाँ पर ये भी सीख लिया, तो क्या करेंगे, बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन लेना है और उनके ग्राफ टेस्ट करने, और टेस्ट करने के बाद देखना है कि वो कैसे सल्यूशन हैं, और उसको बाद में आप उसे हमें कमेंट में भी लिखेंगे कि हमने इसका ग्राफ बनाया है और इसके सल्यूशन इस तरीके से। तो इक्वेशन भी लिखेंगे और उसके बाद में ये भी लिखेंगे कि वो कैसे सल्यूशन उसके हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड करिए, हम फिर उसको बताने का कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग फिर चलते हैं, इसके आगे हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोगों को आगे जो पढ़ना है इसके आगे वो ये सीखना है वो कि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब कथन जो दिया होता है उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। ये चीज़ बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि 3 का 2 गुना 6 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है। अब ये तो हमारे पास क्या है, ये तो स्टेटमेंट है, कथन है, और इसको हमें लिखना क्या है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो हमारे पास ये है 3 का 2 गुना, और दूसरा पार्ट क्या है, ये 6 होता है। तो जब इसका करेंगे 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 आएगा। तो जो रिजल्ट आता है वहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। जैसे एक और देते हैं कि 3 और 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, या 5 3 से 2 अधिक है, 2 अधिक है। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट है, क्या बता रहा है, 5, एक पार्ट तो ये हो गया, 5 क्या है, 3 से 2 अधिक, 3 से कितना अधिक करना है, 2, तो 3 से 2 अधिक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा ना। तो 3 से 2 अधिक करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने नमूने के तौर पे आपको बताया है। इसी तरीके से बहुत से समीकरण आयु संबंधी हैं, चाल संबंधी हैं, और उसके बाद में संख्या से संबंधित हैं। तो बहुत से प्रकार के समीकरण हैं, और हम इन सारे समीकरणों को बनाना सीखेंगे धीरे धीरे कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे उसको, ये सीखना है हम लोगों को। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।